हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साईफाई ऑर्बिट। अपन जो 11th चैप्टर अपना चल रहा था, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, उसी को आज अपन अपना जो लास्ट टॉपिक रहेगा प्राकृतिक घटनाओं का, तो आज इसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले अपन ने जो मानव नेत्र के बारे में पढ़ा था या दृष्टि दोष के बारे में पढ़ा था या फिर जो प्रिज्म वाली घटनाएं थी, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ ऊपर लिंक पे आप क्लिक करके या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हो। और जो 10वां चैप्टर था प्रकाश वाला, वो भी अपन ने कंप्लीट कर लिया था। जो साथी पहली बार अपने साथ जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब अपन प्राकृतिक घटनाओं को, जैसे इंद्रधनुष है, ये अपवर्तन है, तारों का टिमटिमाना, इन सभी को अपन इस क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला टॉपिक अपना रहेगा इंद्रधनुष का निर्माण। तो इंद्रधनुष आपने देखा होगा, बारिश के दिनों में आसमान में एक रंगीन नज़ारा होता है। देख सकते हो आप यहाँ पे, कितना मनमोहक, कितना खूबसूरत नज़ारा होता है। प्रकाश के सातों रंग उसमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये क्यों बनता है, क्यों दिखाई देता है, इसका निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में अपन आज जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अपन थोड़ा सा देखते हैं। ये रहेगी अपनी पानी की बूंद। पानी की बूंद छोटी होती है, लेकिन अपन यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बना के देखेंगे। अब ये मत कहना कि सर पानी की बूंद तो ऐसे होती है, हमने ऐसे देखी है। तो ये तो वो बूंदें होती है जो पृथ्वी पर गिरती है और उसकी ग्रेविटी की वजह से ये बूंदों को या पानी की बूंद को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। अपन बात कर रहे हैं उन बूंदों की जो पृथ्वी पर नहीं गिरती है, आसमान पर ठहर जाती है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो सूर्य की किरण आएगी, ये सूर्य की किरण है, श्वेत प्रकाश बोलेंगे इसको, सनलाइट जो भी है, जिसमें सारे सातों कलर मौजूद होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे वायु, और वायु कैसा माध्यम होती है, विरल माध्यम होती है। और ये जो पानी की बूंद होती है, पानी की बनी होती है, तो ये कौन सा माध्यम होगी, सघन माध्यम, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कौन सा माध्यम है ये, सघन माध्यम है। तो आपको पता है कि प्रकाश की किरण जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होगा, क्या होगा, अपवर्तन होगा, ठीक है। क्या होगा, अपवर्तन होगा। इस किरण को अपन ऐसे बना देंगे, तिरछा लेते हैं, ठीक है। तो अपवर्तन होगा तो ये किरण अभिलंब की तरफ झुकेगी। तो यहाँ पर अभिलंब कहाँ से बनाएंगे अपन, इस केंद्र से लेंगे, केंद्र से लेंगे इस आपतन बिंदु पर, ठीक है। तो मान लेते हैं ये अपना अभिलंब रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसका जो एक्चुअल रास्ता था इस प्रकाश की किरण का वो ऐसे था, लेकिन जैसे ही माध्यम में परिवर्तन हुआ वो अभिलंब की तरफ मुड़ गई। तो पहला जो घटना रहेगी वो क्या होगी, अपवर्तन। यहाँ पर अपन इस अभिलंब को हटा रहे हैं, ठीक है। तो पहली घटना क्या होगी, अपवर्तन होगा, ठीक है। अपवर्तन के साथ साथ एक घटना और ही होगी, और वो होगी विक्षेपण भी होगा। यहाँ पे विक्षेपण का मतलब हो गया कि ये जो सनलाइट थी, प्रकाश की किरण, ये अपने सभी अवयवी रंगों में विभाजित हो जाएगी, ठीक है। मैं अभी 3 ही कलर बना रहा हूँ। अब देखिए, इनको आगे बढ़ाते हैं अपन। ध्यान से समझिएगा।
कि प्रकाश की कौन से प्रकाश की, श्वेत प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जैसे ही सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, यहाँ पर पानी की बूंद अपनी सघन माध्यम रहेगी, तो पहली घटना तो होगी इसमें अपवर्तन होगा। क्या होगा? अपवर्तन होगा, यानी ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, अपनी दिशा बदल लेगी। इसके साथ ही दूसरी घटना क्या होगी? वर्ण विक्षेपण। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा, वर्ण विक्षेपण क्या होता है? श्वेत प्रकाश की किरण का अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना। ठीक है, तो एक तो अपवर्तन हो गया, दूसरा ये अपने सातों रंग में विभाजित हो गई। क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर पानी की बूंद है वो एक क्रिस्टल प्रिज्म की तरह काम कर रही है। बारिश का पानी होता है, अपन को पता है कि शुद्ध पानी होता है, ठीक है, उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती, और वो एक क्रिस्टलीय प्रिज्म की तरह काम करेगी। तो अपन ने देखा था कि प्रिज्म के अंदर जैसी श्वेत प्रकाश की किरण जाती है तो वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। फिर क्या होगा? एक घटना और होगी, यहाँ पर देखिए, ये प्रकाश की किरणें अब इस पानी की बूंद की अंतिम सीमा तक जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये सघन माध्यम है, ये वापस विरल माध्यम है। ठीक है, तो वापस से अपवर्तन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो एक घटना और होती है और उसका नाम है आंतरिक परावर्तन। आंतरिक परावर्तन होगा। अभी आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि पुनः उसी माध्यम में लौटना। ठीक है, अपवर्तन का मतलब होता है पार करना, और इसका मतलब क्या होता है? उसी माध्यम में लौटना। अभी लौट जाएगी। अभी आंतरिक परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखिए, अपने वैसे तो सिलेबस में है नहीं, ये भी एक अपवर्तन और परावर्तन की तरह एक प्रकाश की घटना होती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ क्या होता है। देखिए, ये अपना एक सघन माध्यम है, ठीक है, ऊपर होता है विरल माध्यम। तो क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। यही होता है जनरली अपवर्तन की घटना में। ठीक है, फिर क्या होगा कि जैसे जैसे इस आपतन कोण, यहाँ पे आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है, जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, यानी अब अगली बार अगर अपन यहाँ से लाएंगे प्रकाश की किरण को, ठीक है, तो क्या होगा? ये और ज़्यादा मुड़ जाएगी। तो जैसे जैसे इसका मान बढ़ाएंगे इसका मान भी बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब अपन ने मान लेते हैं यहाँ पे एक प्रकाश की किरण लाए और वो जो आप अपवर्तित किरण थी वो इस पृष्ठ के समांतर हो गई। कहने का मतलब ये जो अपवर्तन कोण का मान है यहाँ पर कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। तो उस स्थिति में जो आपतन कोण था अपना, ठीक है, आपतन कोण था, उसका एक नाम हो जाता है क्रांतिक कोण। क्या होता है? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है? आपतन कोण का वह मान जब अपवर्तन कोण का मान कितना हो? 90 डिग्री हो। ठीक है, कि आपतन कोण का मान क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण। अब इसको और बढ़ाते हैं, अभी यहाँ तक क्रांतिक कोण था, अब जबकि क्या होगा? जब आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? ये जो प्रकाश की किरण थी अब ये वापस उस माध्यम में लौट आती है। इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, और यही घटना यहाँ पर होगी। यहाँ पर आपतन कोण का मान जो क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगा तो ये जो प्रकाश की किरणें थी वापस उसी माध्यम में लौट आएगी। ठीक है, तो ये एक घटना और होती है आंतरिक परावर्तन। अब देखिए अब क्या होगा? अब ये वापस जो प्रकाश की किरणें थी वो सघन से विरल माध्यम में जा रही है। ठीक है,
तो क्या होगा, अब थोड़ा सा ये और मुड़ जाएगी, अभिलंब से दूर चली जाएगी। और यहाँ पर 7 कलर निकलेंगे, अभी तो 3 ही बनाए हमने, ठीक है। और इस तरीके से अपने इंद्रधनुष का निर्माण होता है। कैसे होता है, ध्यान से देखिए कि बारिश की कुछ बूंदें क्या होती है, वो आसमान में ठहर जाती है, और जब सूर्य की किरणें उन बूंदों पर गिरती है तो अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन की वजह से वो जो सूर्य की किरणें थी वो हमें अलग अलग रंगों की किरणों के रूप में दिखाई देती है, और इस प्रकार से जो इंद्रधनुष बनता है, तैयार होता है, ठीक है। अब इंद्रधनुष बनने के लिए कुछ शर्तें होती है। पहली शर्त तो ये है कि सूर्य की दिशा, यानी अपन जैसे मान लो अपन सामने इंद्रधनुष देख रहे हैं तो सूर्य कहाँ पर होता है, हमारे पीछे होता है, तो इसका मतलब सूर्य और इंद्रधनुष की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। अच्छा, इसके बारे में प्रश्न भी पूछा जाता है, देखिए कि सूर्योदय के समय, मॉर्निंग के वक्त या सुबह के समय इंद्रधनुष कहाँ बनेगा, तो मॉर्निंग के टाइम सूर्य जो होता है वो पूर्व दिशा में होता है और इंद्रधनुष बनेगा उसके सामने की दिशा में, यानी पश्चिम में। और शाम के टाइम क्या होता है, शाम के वक्त सूर्य रहता है पश्चिम में, तो इंद्रधनुष कहाँ बनेगा, पूर्व में बनेगा, ठीक है। और दोपहर में कोई भी प्रकार की इंद्रधनुष का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि दोपहर के वक्त जो सूर्य होता है वो ठीक ऊपर की तरफ होता है, और इस घटना के लिए हमें तिरछी किरणों की आवश्यकता होती है। हमने कई इस पूरे चैप्टर में देखा कि हमने प्रकाश की जो तिरछी किरणें काम में ली है, ठीक है। तो ये था अपना इंद्रधनुष, और इंद्रधनुष में सबसे ऊपर ये जो अपना इंद्रधनुष बनता है ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे बनता है। तो इसमें यह भी पूछा जाता है कि सबसे ऊपर या बाहर की तरफ कौन सा रंग होता है, लाल होता है। क्यों होता है, क्योंकि लाल रंग का हमने पिछली क्लास में देखा था कि विचलन कोण का मान लाल रंग की किरण में कम होता है, यानी ये जो लाल रंग की किरण है वो कम उड़ती है, इसलिए वो ऊपर दिखाई देती है। और सबसे ज़्यादा वो होता है बैंगनी रंग का, तो बैंगनी रंग की किरण होती है वो नीचे दिखाई देती है, ठीक है। और इसके बारे में क्या पूछा जाता है, यही एक तो इम्पोर्टेंट है कि इंद्रधनुष के निर्माण के लिए कौन कौन सी घटना होती है, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन, ठीक है। और ये सूर्य के सामने की दिशा में होता है, बारिश के दिनों में होता है, क्योंकि बारिश के दिनों में ये पानी की बूंदें होती हैं, ये वातावरण में रहती है और प्रिज्म की तरह कार्य करती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो कई बार क्या होता है कि अपन ने जो पानी के फुहारे होते हैं या झरने वगैरह होते हैं, तो उसके पास में भी इंद्रधनुष का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे एक चित्र दे रखा है, फुहारे के पास में या झरने के पास में एक इंद्रधनुष बन रहा है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो पानी की छोटी छोटी बूंद, झरने के पास में क्या होता है कि पानी की बूंदें होती है वो वाष्पीकृत होती है, छोटी छोटी बूंदें होती है, तो अगर उनके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो यही घटना होती है, और वहाँ पर भी क्या होता है कि इंद्रधनुष बन जाता है हल्का फुल्का, ठीक है। तो ये था इंद्रधनुष, समझ में आ गया होगा आपको। और आगे अपन एक दो टॉपिक और लेते हैं। चलिए, अगला टॉपिक रहेगा अपना अब वायुमंडलीय अपवर्तन। देखिए, ये जो घटना है इनको आप थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी इनमें कोई बड़ा क्वेश्चन तो पूछा जाता है नहीं। क्या होता है वायुमंडलीय अपवर्तन, इसमें पहला अपन पढ़ेंगे गर्म हवा से अपवर्तन। क्या होता भी, देखिए कई बार क्या होता है, अपन ने देखा भी है, अगर अपन बाहर किसी दुकान के ऊपर, चाय की दुकान के ऊपर पास में खड़े रहते हैं, तो वो जो चाय वाला होता है वो चाय बनाता है भट्टी के ऊपर, तो उसका जो पतीला होता है जिसमें वो चाय बनाता है उसमें से क्या निकलती है, गरम गरम भाप निकलती है, ठीक है। उन भाप के पार अगर अपन देखते हैं कोई वस्तु को,
तो वो वस्तु हमें जरा सी हिलती डुलती दिखाई देती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ये होता है अपवर्तन के कारण। कैसे? मान लेते हैं ये वो बंदा है जो कि चाय बना रहा है, ठीक है, या कोई भी गर्म पानी। अब इसमें से क्या होता है कि ऐसे गरम गरम भाप निकल रही है, हम यहाँ पे खड़े, ठीक है, और यहाँ अपने जस्ट सामने, इसके जस्ट सामने से मान लो कोई वस्तु खड़ी है, कोई वस्तु है। अब जैसे इसके पार अपन इस वस्तु को देखते हैं ना, तो ये वस्तु हमें हिलती हुई दिखाई देती है, गति करते हुए दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? देखिए, ये जो भाप होती है ये गर्म हवा होती है, ठीक है, और गर्म वायु हल्की होती है तो वो ऊपर उठने लग जाती है, ठीक है। तो जहाँ पर गर्म वायु रहती है वहाँ का जो माध्यम होता है वो विरल होता है, और ये हवा जब ऊपर उठती है तो आसपास की जो ठंडी हवा होती है वो इसकी जगह ले लेती है, ठीक है। ठंडी हवा भारी होती है और उसका माध्यम कैसा होता है? सघन होता है, ठीक है। तो इस वस्तु से जब प्रकाश की किरण आती है तो माध्यम में परिवर्तन हुआ ना, तो यहाँ ठंडी से गर्म में विचलित हो गई, फिर मान लो यहाँ पे वापस ठंडी आ गई, फिर विचलित हो गई, ठीक है। तो अपन को ये जो वस्तु है कभी ऊपर दिखाई देती है, कभी नीचे दिखाई देती है, ठीक है, कभी ऐसे हिलते डुलते दिखाई देती है। तो ये सब किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। और ऐसा ही क्या होता है कि हमारा जो वायुमंडल है या वातावरण है, ठीक है, इसमें भी क्या है कि बीच में हवा है, ठीक है। तो हवा या वायु का तापमान है वो कई जगह पे कम होता है, किसी जगह पे ज़्यादा होता है, किसी जगह पे और ज़्यादा होता है, कहीं और कम होता है, ठीक है। तो जहाँ वायु गर्म रहती है, तापमान ज़्यादा होता है, वहाँ पे माध्यम विरल रहता है। जहाँ ठंडी वायु होती है, तापमान कम होता है, वहाँ पे सघन माध्यम होता है। तो ऐसे ही क्या होता है, माध्यमों में परिवर्तन होता रहता है और अपवर्तन की घटना ये चलती रहती है। और इसी के कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो तारे वगैरह होते हैं जो बहुत दूर है हमारी पृथ्वी से, वो हमें ट्विंकल करते हुए या टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं इसी घटना की वजह से, क्योंकि उनसे जो प्रकाश आता है ना, तो वो माध्यमों में परिवर्तन के कारण अपनी दिशा बदलता रहता है, ठीक है। तो कभी हमें ये तारा वो इधर दिखाई देता है, कभी इधर दिखाई देता है, ऐसे लगता है कि वो टिमटिमा रहे हैं, ठीक है ये। और इसमें एक और घटना होती है कि कई बार हमें, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, और हम यहाँ खड़े हैं या हम यहाँ रहते हैं, ठीक है, ये सूर्योदय हो रहा है, या नीचे मान लो सूर्योदय, ये सूर्य, ठीक है। तो अपवर्तन के कारण क्या होता है कि ये सूर्य जो है वो उगने से पहले या उदय होने से पहले 2 मिनट पहले हमें दिखाई दे पड़ता है, या फिर सूर्यास्त होने के बाद में, अस्त होने के 2 मिनट बाद तक वो हमें दिखाई देता है। ये भी किसके कारण होता है? ये भी अपवर्तन के कारण होता है। क्या होता है कि जैसे मान लो ये सूर्य अभी उदय हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पृथ्वी तक पहुँचते पहुँचते उसकी किरणों को कई माध्यमों से गुजरना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ किरण आ रही है, ठीक है, अपवर्तन हुआ और ये इसकी किरण मुड़ गई, और इस किरण को अगर पीछे सीधा बढ़ाएं तो ये सूर्य हमें यहाँ दिखाई देता है। तो ये सूर्य की आभासी स्थिति कि हमें ऐसा लगता है कि सूर्य यहाँ पर है, बल्कि एक्चुअल में कहाँ होता है? नीचे होता है, ठीक है। ऐसा ही शाम के वक्त होता है, अस्त के वक्त अस्त होने जा रहा है, ठीक है, अपवर्तन के कारण वो हमें थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। 2 मिनट तक का ये समय होता है
कि उगने से 2 मिनट पहले दिखाई दे पड़ता है और अस्त होने के 2 मिनट बाद तक वो हमें दिखाई देने लगता है। ठीक है, इसके अलावा और ये होता है कि कई बार जो तारे होते हैं हमें, अच्छा अपन ने ये बात तो कर ली कि तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। एक क्वेश्चन और भी दे रखा है कि हमें ग्रह क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। ग्रह जो होते हैं, प्लेनेट जो होते हैं, वो हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई नहीं देते। तो इसके पीछे 2 रीज़न है। एक तो रीज़न ये है कि जो तारे होते हैं ना वो हमसे काफ़ी दूर है, ठीक है, और ग्रह उनकी तुलना में नज़दीक है, ठीक है, तो वो हमें थोड़ा बड़ा दिखाई देते हैं, या उनकी आकृति जो होती है वो बड़ी होती है, और ये जो तारे होते हैं ये हमें बिंदु के आकार के दिखाई देते हैं। तो अगर मान लो यहाँ से जब प्रकाश वो पृथ्वी पे आ रहा है, ठीक है, दोनों तरफ से आ रहा है, तो अगर इतनी दूरी में अगर अपवर्तन होता भी है तो हमें एहसास नहीं होता या पता नहीं चलता, और इस वजह से वो क्या है, वो टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। ठीक है, और क्या रह गया, और ये रह गया कि भी तारे वो हमें अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देते हैं। तो ये भी अपवर्तन के कारण होता है कि उनकी स्थिति है वो हमें ऐसा लगता है कि वो थोड़े ऊपर उठे हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे वो अपन ने देखा था ना, भी पानी में जो सिक्का रखा होता है वो भी हमें ऊपर दिखाई देता है। तो सेम यही घटना होती है कि ये सारी जो चीज़ें होती है ना ये अपवर्तन पे ही आधारित होती है। तो ये इन सब का अगर कारण पूछ भी ले 1 नंबर का क्वेश्चन, तो आपको ये लिखना है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, तारे जो है वो अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। तो ये सब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो अभी इस क्लास में इतना ही, और इसी के साथ अपना जो 11th चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। आगे अपन 12th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको समझ में आया या अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है।